अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। मंजूर करदा कर्ज प्रोग्राम के तहत $1.1 अरब की पहली किस्त जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत बहरहाल मुस्बत माशी अहदाफ उस वक्त ही हासिल कर सकती है, अगरचे ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं वो सही मानों में बेहतर परफॉर्म उस वक्त कर सकते हैं कि जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। और सियासी इस्तेहकाम की सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पंजाब हुकूमत आमने सामने नजर आती है। वजीर आला KP जलसे जुलूसों में सख्त तकारीर करते हैं, तो जवाब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ऑपोजिशन जमात के जलसे मुनक्किद करने का तमस्कुर उड़ाते हुए कहती हैं कि पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो जवाब मिलेगा। हर वक्त जलसे करते रहेंगे तो काम किस वक्त करेंगे? पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आगे। आज यहाँ जलसा है, कल वहां जलसा है, परसों वहां जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? जिस पर वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि जलसे जुलूस करना अगर दहशतगर्दी है तो हम ये दहशतगर्दी करते रहेंगे। हुकूमत की नाज़रीन महाजर आई महज सिर्फ ऑपोजिशन के साथ ही नहीं, हुकूमत अदलिया के सामने भी सफारा नजर आती है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई है। ये फैसला फुल कोर्ट की जानिब से दिया गया और इसकी नफी करना, इसकी एक ब्लेटेंट इसकी डिफायंस जो है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट की नफी करने के मुतरादिफ है। हुक्मरान जमात के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े हैरान कुन सवालात उन्होंने उठाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे लगता यह है कि हुकूमत इस महाजराई को मजीद तूल देना चाहती है। सिद्दीकी साहब का कहना है कि क्या अदलिया के जज पार्लियामेंटेरियंस की तरह गलती नहीं कर सकते? ये चाहिए कि अगर अदलिया गलती करती है तो उसे कौन ठीक करेगा? क्या अदालत के जज साहबान हमारी तरह पार्लियामेंटेरियंस की तरह इंसानों में से हैं, गलती कर सकते हैं? लेकिन आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? और नाज़रीन, बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज अडियाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो गैंग ऑफ 3 को तौसी देने के लिए किया जा रहा है। गैंग ऑफ 3 की तौसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर तुली हुई है। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का फौरी ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। फ्रॉड इलेक्शन को दबाने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन करार दिया। सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इंसाफ नहीं होने दे रहे। उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया था। चीफ इलेक्शन कमीशनर को पता है कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए फ्रॉड इलेक्शन को दबाया जा रहा है। और नाजी प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें एजाज एहसन साहब, नीज नो इंट्रोडक्शन, सीनियर माहिर आइन और कानून। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, गुफ्तगू का आगाज इस बात से कि आज वो डॉन का एडिटोरियल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और क्वेश्चन मार्क एक दिया गया। तो ये तयन कौन करेगा कि अदालती फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या कॉन्स्टिट्यूशन आइन से मुतसादिम है? ये तो एक चिकन एंड एग वाली, मुर्गी और अंडे वाली कहानी है जो हर अदालत में चल रही है, हर मुल्क में चल रही है। इंडिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में और यहाँ पाकिस्तान में भी। अब ये एक लो लेवल पे, अंडरलाइंग फिलॉसफी पे ये जजेस बात करते रहते हैं और जजमेंट्स में कुछ ना जिक्र करते रहे। और ये आज की कंट्रोवर्सी नहीं है, बहस नहीं है, पुरानी है। ये उसी तरह है जिस तरह कोई पूछे कि अंडा पहले आया जिससे मुर्गी पैदा हुई या मुर्गी पहले आई जिसने अंडा पैदा किया। अब यहाँ ये इस तरह है कि पार्लियामेंट कहती है हम लॉ बनाते हैं, जुडिशरी कहती है आप बनाएं, उसकी तशरीह हम करेंगे। पार्लियामेंट कहती है हमने आपकी तशरीह को इसमें रद्द कर दिया, नहीं अमेंडमेंट। जुडिशरी कहती है लेकिन आप हमारी जुडिशल पावर नहीं ले सकते, यू कैन टेक अवे आवर जूरिसडिक्शन। जूरिसडिक्शन आप ले सकते हैं, पर जुडिशल पावर जो है विच इनहेयर्स इन द कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कोर्ट छोटा है बड़ा, वो कोर्ट ही इसलिए है कि उसने जुडिशल पावर एक्सरसाइज करनी है। लिहाजा उसने जुडिशल पावर का सबसे इम्पोर्टेंट ये
पॉइंट है कि वो जो भी उसके सामने तहरीर आए या दरख्वास्त आए, वो उस पे अदालत ही मजाज है ये फैसला करने के लिए कि ये मौजू है इस किसी जुरिस्डिक्शन में कि नहीं। और ये चाहे आप उसका आउस्टर क्लॉज क्यों ना हो, आप लिखे नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, दिस विल हैपन। अब अदालत कहेगी कि वेदर यू कैन इससे दिस विल हैपन, ये इख्तियार अदालत के पास था कि वो दिस विल हैपन की इजाज़त दे देता। तो अदालत ही तशरीह करेगी कि हमारी जुरिस्डिक्शन भी है कि नहीं। सो इसमें एक जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, वैसे तो एक ये सुनने वाली बात है, एक अमेरिकन जज ने ये फैसला दिया था, वो वहाँ भी चल रही थी ये 1920 में कि कौन ये फाइनल अथॉरिटी कौन है, कांग्रेस या सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आप हमें कहते हैं कि हम गलतियां भी करते हैं, इंसान है, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वी आर नॉट इनफैलेबल, हम ये नहीं कि हम गलती नहीं करते। ये वो कहने उनके वर्ड्स थे, वी आर फाइनल, द फाइनल कोर्ट, आखिरी हर्फ, नॉट बिकॉज वी आर इनफैलेबल, इसलिए नहीं कि हम कभी गलती नहीं करते तो हमने फाइनल कोर्ट बनाया, बट वी आर infallible because we are the final court, the final judgment. उसके बाद जजमेंट मैंने गलत कर दिया तो वो गलत ही चलेगा। तो वी आर नॉट फाइनल बिकॉज वी आर इनफैमेबल, इसलिए नहीं कि हम गलत फैसले नहीं करते, इसलिए हम फाइनल नहीं, हम इसलिए फाइनल हैं क्योंकि हमारे बाद कोई ऊपर दुनियावी अदालत ही नहीं है। अब ये हमें समझना चाहिए, ये समझने की बात है। तो एजाज साहब हमारे बेतौकीर करने जी हम बेतौकीर करने चले हैं सुप्रीम कोर्ट को। और 26वीं तरमीम, ये जो आइडिया है ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये हमने एक्सेप्ट किया था। आई वॉज वन ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन May 2006 इन लंदन, और बीबी के साथ बैठ के, और रज़ा रब्बानी और अपना ये सेनेटर थे सिंध के, बड़े बीबी के साथ, और बड़ा मारूफ शख्सियत, पर पता नहीं क्यों मेरे से। अच्छा, अब हम 3 मेंबर्स थे, उधर से हसन इकबाल थे, और थे गौस अली शाह साहब, और एक और थे। हमने ये इस पर बड़ी बहस की। हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सारी कोर्ट अदालत उलझी होती है, और दूसरा लोगों के 20-20 साल सजा नहीं हो रही होती। लेकिन हमने उसको किस तरह बनाना था, ये जो बनाने का तरीका है, इससे मैं समझता हूँ कि इस पर गौर होना चाहिए। और ये बजाय ये कि रातों रात पास हो ये 26th अमेंडमेंट, इसको लाएं आप हाउस में, और दोनों हाउसेस में इस पे बहस होने दें, क्योंकि ये बहुत अहम अमेंडमेंट है और उसमें बहुत सारी चेंजेस सजेस्ट की गई हैं। बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता जी। और जिस तरह अभी भी, और आपने जिस तरह से कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो एसेंस है परहैप्स, और जो पर्पस था, जो आज जो कुछ नजर आ रहा है
क्या यही पर्पस है? क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अब जितना जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, इस पर अमल दरामद करना है, लेकिन उसकी उन शिकों को, उन पॉइंट्स को जो है नजरअंदाज कर दिया जा रहा है बड़ा ब्लेटेंटली, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक भी बातें हो, वो तो बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करते हुए वो नुकात उठाए गए हैं। और जिस तरह से जमहूरी जो इस वक्त हमें इदारे नजर आ रहे हैं, अगर स्टेट ऑर्गन्स इसी तरह से एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेरेंस करें या उनकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करें, क्या यही पर्पस था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी? क्या इसी तरह से गैर जमहूरी अनासिर जमहूरी ताकतों को चलाएंगे और जिस पर जमहूरी ताकतें जो है उनको खुद कहना पड़े हम मजबूर है? क्या इसी पर्पस के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो बनाया गया था? नहीं, इसके लिए नहीं था। और उसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बाकायदा सुप्रेमेसी थी। और उसमें मैं उस पर आता हूँ कि उससे क्या हुआ उस COD से। पर अब वो जब जहाँ तक COD का ताल्लुक है, COD को तो ले डूबे नवाज शरीफ साहब खुद। 2012 में जब नवाज शरीफ साहब सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ एक केस ले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ जाके काला कोट काले शाही वकला की तरह केस पेश किया, और 15 मिनट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस पर कमीशन बना दी कि आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ने गद्दारी की है, और कहा है कि फ़ौज को एड ना दो, और ये लिखा है और वो लिखा है उसको जो उस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था, जो हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तीनों आर्म्ड फोर्सेस, मैकमलन। अब खुद इन्होंने वायलेट किया, फिर इन्होंने हर तरीके से हमारे खिलाफ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके हमारे वर्कर्स के खिलाफ, और ये करते रहे। हम उससे बड़े दिल बर्दाश्ता हुए कि आपने ऐद क्या किया और जाके आप इस किस्म की दरखास्तें देते हैं, झूठी दरखास्तें। तो हमारी इनसे फिर दूरी हो गई। और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ये इसलिए भी पीछे रह गया। आप देखें 18वीं तरमीम में यूनैनिमसली 18वीं तरमीम एक पूरा कायदा है, वो एक अलहदा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है। उस 18वीं तरमीम पे यूनैनिमस नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने यूनैनिमसली सिक्योर किया उसको, बिल्कुल दोनों यूनाइटेड थे ऑन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें क्यों नहीं लेके आए? उसमें लाते, उसमें यूनैनिमसली पास हो जाता। लेकिन नवाज शरीफ से हट चुके थे और हम उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं लगाया 18वीं तरमीम में। अब जो प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं नज़र आती कि चेयरमैन बिलावल वो बड़ा पैशनेटली उसको कर रहे हैं परसू। मुझे ये होता है कि ये चीज़ इसको इतनी वो पूरी एक जो 26th अमेंडमेंट है वो एक नया ही आइन ले आती है जिसमें अदलिया का कि कंप्लीटली वो जेर नगू हो जाती है पार्लियामेंट के। एजाज साहब, मैं इसके साथ साथ भी, और चूंकि आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इस आईनी तरमीम का बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बेड़ा उठाया हुआ है, बिलावल साहब ने जिस तरह आर्टिकल 63A के अंदर भी उस तरमीम के भी हवाले से वो जिस तरह से उनका रोल नजर आ रहा है उसे वो पुरानी हालत में बहाल भी करवाना चाह रहे हैं, यानी कि जो रुकन पार्टी लाइन टो ना करे तो वो उसका वोट जो है वो बाकायदा तौर पे गिना भी जाएगा और उसको डी-सीट करने के हवाले से भी पुराना ही तरीकेकार फॉलो किया जाएगा। आपको याद होगा कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की ये जजमेंट थी भी। सो आपको बिलावल साहब के मौकिफ से आप अग्री करते हैं या आपके नजदीक वही पुराना फैसला दुरुस्त था? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब का आई कैन अंडरस्टैंड, और उनका ये एक ख्वाहिश है कि चूँकि बीबी उनकी वालदा ने, ये हमारी लीडर भी थी, उन्होंने वो साइन किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें उस पर रिवर्ट करना चाहिए।
ये मुझे नहीं इसको मैं नहीं समझ सकता कि ये 18वीं तरमीम को हम किस तरह इससे रिकनसाइल कर सकते हैं, पर बहरहाल उससे करना चाहिए, एंड ही हैज़ अ पैशन फॉर दैट। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये जो कोर्ट नया ला रहे हैं, अब इसमें कई चीज़ें देखेंगे। ये कोर्ट काजी रीसा साहब इसके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बन जाते हैं सरबराह चीफ जस्टिस। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर कमिटी में, हर कमीशन में वो तीसरी चौथी पोजीशन में चला जाता है। टॉप 3 जजेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द दिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जितनी कमीशन, कमिटीज और काउंसिल्स हैं, उनमें चीफ जस्टिस इज बिलो द एनी जज ऑफ द कोर्ट, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ये आसान नहीं है इसको मना लेना, वुकला नहीं मानेंगे मेरे ख्याल में। आई थिंक अभी वो तहरीक शुरू होनी है। और दूसरी बात ये है कि ये एक पैशन ज़रूर है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड हिम एंड आई शेयर विद हिम। मैं तो आई एम वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया ऑफ द चार्टर फॉर डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। अब उस दौरान मैं वहाँ था, बीबी ने मुझे लाहौर से बुलाया लंदन। 11 मई को, 14 मई को ये साइन हुआ और आई जॉइंड द ऑथर्स। अब इस वक्त ठीक है, जो पोजीशन है जी, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस पे डिबेट होने दें। बिल्कुल, इसको सीक्रेटली नहीं ला सकते, राइट, बट और इसमें खुली 2 महीने चले, 6 महीने चले, 18वीं तरमीम पे डिबेट जो डिस्कशन हुई अमंग 29 सेनेटर्स एंड MNAs, वो 29 की एक कमेटी बनाई थी, राइट, जॉइंट हाउसेस ने। उन्होंने कोई 6 महीने के 8 महीने उसकी एक एक क्लॉज को कंसिडर किया, फिर वो पार्लियामेंट में गई। और इस तरह इसको यूं सीक्रेटली लाने के लिए ये देर पा नहीं होगी। फिर ये इट मे नॉट इवन सी द लाइट ऑफ डे, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस बाहर सड़कों पे वकला की सूरत में, वकील कोई नहीं बैठ सकता इतनी अदालत की तो बेतौकीरी देखते हुए, राइट। और एजाज साहब तहरीक का एक एलिमेंट है जिसने, बिल्कुल, और आपने जिस तरह से कहा कि ये एक डिबेट के लिए ये पेश किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है और क्या तवक्कुआत है इवन नौजवानों से, नौजवान नस्ल से, और वो तमाम लोग जिनको आप इंस्पायर करते हैं, जिनको आपने इन्फ्लुएंस किया है, आपको लगता है कि वो अपने हक के लिए या अपने जो इनहेरेंट राइट है टू बी गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो बाहर निकलेंगे? मैंने किसी को इंस्पायर किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई लेड द लॉयर्स मूवमेंट कंसिस्टेंट ओवर 2 years, और आर्मी चीफ वाज प्रेसिडेंट। जब हमने शुरू की मार्च 2007 टू मार्च 2009, जिस दिन चीफ जस्टिस रिस्टोर हुए, तब हम घर गए। तो ये 2 साल एक सस्टेन करना मूवमेंट, हर किस्म की एक्टिविटी उसमें मैं करता था और कराता था, कॉल देता था। एक ब्लैक फ्लैग वीक थी, हमने सब बाज़ारों में ब्लैक फ्लैग उड़वा दिए, और सारी बार एसोसिएशन में। तो इस किस्म के वो, ये मैं समझता हूँ जो हमारा नौजवान वकील है वो इस वक्त बहुत परेशान है, बहुत तड़प रहा है। और उसके तड़पने की वजह ये है कि ये आईनी जो ढांचा है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा। पर एक क्वेश्चन जो आपके करके और छोड़ गई, मैं उसको इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को भी समझना चाहिए और इन जजेस को भी समझना चाहिए, और इनके जो मुखालिफ इनको वीक करना चाह रहे हैं वो उनको भी समझना चाहिए। और वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस का तो अजीब है कि वो कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट से सॉवरेंटी लेनी है, वी आर सुप्रीम। और जो एक और लोग हैं वो नकाब पहन के और बिजलियां सारी पार्लियामेंट हाउस की बंद करके 10 MNAs को उठा के ले जाते हैं, अगवा करके, और वहाँ वहाँ स्पीकर बैठा हुआ है, स्पीकर शुड हैव रिजाइन दैट डे, और वो बैठा हुआ है।
वो सॉवरेनिटी उधर से मिलनी है, अगर मिलनी है, इधर से नहीं मिलनी। अब ये मैं आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो टलती नहीं है। अगर कोई वो टलती नहीं, आप देखें कितनी ज़रूरत है वैलिडिटी के लिए। अयूब खान का मार्शल लॉ वैलिड नहीं हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं किया 200 के केस। याया खान को 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा ऑफ द जजमेंट ऑफ बेगम नुसरत भुट्टो केस, और किस पापड़ बेल के उसने लिए कि वो लेजिटिमाइज हुआ। परवेज मुशर्रफ हैड टू वेट फॉर जफर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट हैड टू वैलिडेट। और एक चीज़ ना भूलें, परवेज मुशर्रफ was the man behind all that he did while he was here, and he was sentenced to death. उसको सजाए मौत हुई थी और वो अपील में अपहोल्ड हुई थी। वो दुबई से पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता था। ये सजाए मौत किसने दी? ये जजेस ने सिर्फ ये करना है, जजेस ने सिर्फ ये करना है कि लेजिटिमाइज या डीलेजिटिमाइज। इन्होंने सिर्फ ये फैसला करना है कि ये गलत है या ये सही है। अगर ये कहते हैं कि ये गलत है, वो गलत रहेगा, उसको कोई पादरी आके नहीं ठीक सही नहीं कर सकता। एजाज साहब, ब्रीफली बस मुझे क्लोज करने का कहा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आज चीफ जस्टिस साहब की तहरीर करदा आज एक फैसला भी सामने आया, और वो बलूचिस्तान के कॉन्स्टिट्यूंसी से मुतालिक था, उसकी दोबारा गिनती से मुतालिक, और जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये क्लियरली ये बात मेंशन की है कि जो फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, एजाज साहब, अब उसकी रिकाउंटिंग के मामले के हवाले से फॉर्म 45 अब कोई हैसियत नहीं रखता। किसी हल्के की अगर रिकाउंटिंग का फैसला करना हो तो उसमें फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं होगी। आप चीफ जस्टिस साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, वो कोई हैसियत या कोई अहमियत नहीं रखते, या फिर आप समझते हैं कि फॉर्म 45 को तस्लीम करना सब पर लाजिम है? फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन की गारंटी है। उन 2013 में, 2014, 2018 में, 2024 में इन्होंने सारा फॉर्म 45 पे खेला है। तीनों गवर्नमेंट फॉर्म 47 पे बनी है। मैं इसका सबूत दे सकता हूँ। मेरे पास, मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 2064 बैग्स खुलवा के देखे थे और उनमें रद्दी भरी हुई थी, 22 में रद्दी भरी हुई थी। पुरानी अखबारें, कोई इलेक्टोरल मटेरियल, ये सारा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखिए, इलेक्शन होती है वो बड़ी ठीक ठाक हो जाती है, उसमें फॉर्म 45 मिल जाती है कैंडिडेट को। उसके बाद बस ये बैग्स बंद हो जाते हैं, फिर ये बैग्स चले जाते हैं नेशनल बैंक की ट्रेजरी में या किसी बैंक की ट्रेजरी में। अब वहाँ जाके, वहाँ उसके बाद जो उनसे बैग से होता है, उन बैग्स में वो फॉर्म 45 निकाल के ज़ाया की जाती है। उनमें फॉर्म 47 जो हतमी नतीजा है उसको सिर्फ रखा जाता है, बाकी सब डिस्ट्रॉय करके, और उसमें उनको फॉर्म 47, आप पूछे भाई तुम क्यों एमएनए हो, किस तरह एमएनए हो, ये देखो फॉर्म 47। आपके फॉर्म 45 जिसमें सब पोलिंग स्टेशंस का नतीजा है, जो जिसका हासिल ये फिगर होना चाहिए जो फॉर्म 47 में है, वो कहता है जी मेरे पास तो फॉर्म 47 है, फॉर्म 45 मेरे पास कोई नहीं। वो फॉर्म 45 को तो निकालना मैं तो कब से कह रहा हूँ, और ये चीफ जस्टिस ने अगर किया है, मेरी ये जुमला सुन लो, फॉर्म 45 हर पंजाब के हर मुस्लिम लीग नवाज के एमएनए एमपीए कैंडिडेट के सहन में दबी हुई एक लाश है। ये लाशें निकलेंगी। तो और अगर चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47 को हतमी तायुन नहीं कहा जा सकता, तो आपके ख्याल में ये एक नया रास्ता खोला जा रहा है इलेक्शन नताइज को तब्दील करने के हवाले से? ये इन्होंने रास्ता तो खोल दिया हुआ है, वो रास्ता अब बंद होने वाला था कि फॉर्म 45 इनके जब वेबसाइट पे आ गए इलेक्शन कमीशन, जी जी बिल्कुल, उन फॉर्म 45 में आपने देखा कि नवाज शरीफ के कांटे बाटे लगा के किस तरह 19,000 से कोई 1,20,000 कर दिए, और यास्मीन राशिद के उसी तरह रिड्यूस कर दिए। ये तो इनके पास फॉर्म 45 है। और आज वो इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि ये इलेक्शन तमाम जो कुछ किया जा रहा है इस मुल्क में, वो इलेक्शन फ्रॉड को छुपा दबाने की कोशिश की जा रही है। बट थैंक यू सो मच एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सीनियर माहिर एजाज एहसन साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। वक्त की कमी है, बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।